हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पर्यावरण ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही बार हर एक एग्जाम में देखे जाते हैं। देखते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं। तो जो हमारे वातावरण में मतलब चारों तरफ से जो घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण और ये दूसरा है मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। वहीं पे मानवीय और सामाजिक पर्यावरण को भी दो भागों में बांटा गया है, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण को दो भाग में बांटते हैं, पादप एवं जंतु। पादप में पेड़ पौधे आएंगे और जंतु वाले में जीव जंतु जानवर सभी आ जाएंगे। अजैविक पर्यावरण में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आएगा। स्थल मंडल में जो स्थल पे रहते हैं वो स्थल मंडल के अंतर्गत आएंगे। जल में रहने वाले सभी जलीय जीव जंतु पौधे ये सब जल मंडल के अंतर्गत आएंगे। और वायुमंडल में जो वायुमंडल जो पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में जो कुछ भी विद्यमान है वो वायुमंडल के अंतर्गत हम देखेंगे। अगला देखते हैं प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, पहला जैविक और दूसरा अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में है जंतु और वनस्पति, अजैविक संसाधन में है नवकरणीय और अनवकरणीय। नवकरणीय संसाधन में वे सभी संसाधन आएंगे जो खत्म नहीं होंगे, जो प्राकृतिक होते हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी और सौर ऊर्जा। अनवकरणीय संसाधन में वे संसाधन जो मतलब भविष्य में समाप्ति के कगार पर हो, जो खत्म होने की उम्मीद में हो, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। पृथ्वी पर जल के स्रोत, तो देखते हैं पृथ्वी पे जल के कई स्रोत हैं। धरातली स्रोत हैं, हिमनद और भूमिगत। धरातली मतलब जो धरातल पर पाया जाता, नदी, तालाब, समुद्र, सागर ये सब। और हिमनद मतलब जो ग्लेशियर में, पर्वतों पर जो ग्लेशियर के रूप में है वो पानी। और जो भूमिगत मतलब जमीन के अंदर जो है वो भूमिगत स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। विभिन्न गतिविधियों में जल की आवश्यकता देखें तो जो जल की आवश्यकता है वो कृषि में सर्वाधिक है, 70% कृषि में जल की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिक क्षेत्र में जल की आवश्यकता होती है, घरेलू कार्यों में, नहाने, खाने, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजों के लिए। मनोरंजन में। इस बार देखते हैं पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। तो पृथ्वी पर जल की 97% मतलब समुद्री जल, खारा पानी, ये अब दिख रहा है 97% समुद्री जल है जो खारा पानी के रूप में है, और 3% शुद्ध जल है जो कुछ पीने योग्य है, कुछ बर्फ के रूप में है। तो हम इधर देखते हैं इस वाले ग्राफ से पूरा 77% जो है वो ग्लेशियर है बर्फ के रूप में। बाकी 1% है झीलों, नदियों और झरनों में। जो मतलब ये जो 3% शुद्ध जल है, ये पूरे शुद्ध जल का ग्राफ दर्शाया गया है, पृथ्वी पर संपूर्ण शुद्ध जल की स्थिति एवं जल का स्रोत। तो इतने में जो है 77% ग्लेशियर है, बर्फ है। बाकी 1% झीलों, नदियों और झरनों में है। 11% जो है वो पृथ्वी से 800 मीटर ऊपर है, और 11% जो है पृथ्वी से 800 मीटर नीचे का जल का जो स्रोत है वो है। अगला है जल संचयन एवं पुनर्भरण करने की विधियां। तो जल संचयन एवं पुनर्भरण करने की कई विधियां हैं, देखते हैं। पुनर्भरण पीट गड्ढा द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन करना। दूसरा है खाई द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन, और नलकूप द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल के संचयन की विधि। गली प्लग द्वारा वर्षा का जल संचयन। गली प्लग मतलब पहाड़ी जगहों पर ये गली प्लग का प्रयोग किया जाता है।
पहाड़ी जगहों पर छोटे छोटे बने नालों को गली प्लग कहते हैं। और कंटूर बांध के द्वारा वर्षा जल का संचयन, चैक डैम या नाला बांध के द्वारा वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं। गैवियन बांध द्वारा वर्षा जल संचयन, गैवियन बांध मतलब भूमिगत जल का स्तर बनाए रखने के लिए हम गैवियन बांध वर्षा जल का संचयन करते हैं। पुनर्भरण कुओं द्वारा वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं। मनुष्य भोजन के, अगला देखते हैं कि मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन तक जीवित रह सकता है। भोजन के बिना मनुष्य कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना केवल 6 दिन तक जीवित रह सकता है। मनुष्य के भार का 70% भाग जल है। यदि इसमें से 1% की कमी होती जाती है तो प्यास महसूस होने लगती है, और यदि 5% की कमी हो जाए तो त्वचा सिकुड़ने लगता है। वहीं मुंह व जीभ सूखने लगता है। और अगर शरीर में 15% जल की कमी होने पर क्या होगा, तो निर्जलीकरण के कारण मृत्यु ही हो सकती है। भारत की जल निधि 1987 में बनाई गई और 2002 में राष्ट्रीय जल निधि की घोषणा की गई। मतलब जो भारत में जल निधि बनाई गई वो 1987 में बनाई गई और 2002 में राष्ट्रीय जल निधि की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जल नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य जल नीति बनाई है। राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है। राज्य जल नीति में घरेलू आवश्यकताओं और पीने के पानी की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मतलब जो राज्य जल नीति है इसमें पीने के पानी की आपूर्ति को सर्वोच्च आवश्यकता दी गई है। अगला जो टॉपिक है वो है मिट्टी और वायु। तो देखते हैं मिट्टी क्या है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर छोटे, मध्यम, बारीक या कार्बनिक अकार्बनिक जैसे भी कण होते हैं उसे हम मृदा या मिट्टी कहते हैं। वायु किसे कहते हैं, तो देखते हैं वायुमंडल न होता तो पृथ्वी पर जीवन कभी न होता। चंद्रमा का अपना वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर जीव जंतु, पेड़ पौधे और पशु पक्षी आदि नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, इसलिए सभी जीव जंतु और जीवन का रहन सहन संभव है। इधर देखते हैं ये जो वायु है हमारे पर्यावरण में वायु 25% पाया जाता है, जल 25%, जीवाश्म ईंधन है जो 5 से 10% और खनिज जो है वो 40 से 45% पाए जाते हैं। देखते हैं गैस प्रतिशत और उपयोग। तो जो वायुमंडल में है नाइट्रोजन गैस वो 38% पाया जाता है और नाइट्रोजन गैस का जो उपयोग है वो वृद्धि में किया जाता है। ऑक्सीजन गैस जो है वो 21% पाया जाता है जिसका उपयोग हम श्वसन में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस जो है 1% है, ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इस ग्राफ से हम देखते हैं जो नाइट्रोजन जो है वो पूरे वायुमंडल में पृथ्वी पर 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और जो अन्य गैस है वो 1% पाए जाते हैं, ये 78 होगा। जल चक्र देखते हैं हम क्या होता है। तो वाष्पीकरण और वर्षा की क्रिया द्वारा स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जल का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। इस क्रिया को जल चक्र के नाम से जानते हैं और ये जल चक्र को हम इस ग्राफ से समझते हैं। ये सागर है, भूमिगत जल मतलब पृथ्वी के अंदर का जल है, ऊपर पृथ्वी के ऊपर की मृदा है, सतही जल, और ये जल प्रवाह मतलब बहता हुआ जल है नदी वगैरह का।
यहाँ से जब धूप पड़ती है तो तापमान की वजह से वाष्पन होता है और वाष्पन करके यहाँ ऊपर उड़ता है, ऊपर जाके संघनन करके बादल बनता है और बादल बनने के बाद फिर बरस जाता है यही पृथ्वी पर। इस तरह से हम जल चक्र की क्रिया होती रहती है, मतलब जल वाष्प बनता है, बादल बनता है, फिर बारिश होकर जल के रूप में फिर बारिश हो जाता है पृथ्वी पर। अगला है जीवन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऑक्सीजन ईंधन को जलाने में भी उपयुक्त होता है। ऑक्सीजन जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है और ईंधन को जलाने भी प्रयुक्त होता है। वायु में 1/5 भाग आग को जलाने में सहायक होता है। स्वस्थ वातावरण के लिए जिस भी भाग में रहते हैं उसके 1/3 भाग में पेड़ पौधे का होना आवश्यक है। वन्य जीव में देखें तो पौधों का नाम है, एक तरफ उपयोगी भाग है, दूसरी तरफ औषधीय गुण, मतलब किस पौधे से का किस भाग को से क्या गुण होते हैं, औषधीय गुण। तो देखते हैं नीम की पत्ती उपयोगी भाग है और इससे रक्त शोधक औषधि और त्वचा रोग संबंधी औषधियां बनती हैं। इसबगोल बीज की क्या उपयोगी भाग है, तो भूसी है और इससे पेचिस कब्ज को ठीक करने की दवा बनती है। सिनकोना देखें तो सिनकोना का उपयोगी भाग जो है वो छाल है और यह मलेरिया की दवा बनाने में प्रयोग की जाती है। जामुन देखें तो जामुन में बीजों का चूर्ण उपयोग किया जाता है और मधुमेह रोग में लाभदायक होता है। यूकेलिप्टस देखें तो इसका तेल उपयोगी भाग है और जुकाम की औषधि बनती है। मुलेठी देखें तो मुलेठी में जड़ इसका उपयोगी भाग है और गले की खराश को ठीक करने में लाभदायक होता है, उपयोगी होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं और ये किस स्थान पे पाया जाता है, तो जल्दापारा अभ्यारण्य जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में पाया जाता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है वो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकरायल वन लखनऊ में 1984 से 85 में स्थापित हुआ। लुप्त प्रजातियों का जो प्रजनन केंद्र है वो कुकरायल वन लखनऊ में स्थापित किया गया है और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त योजना है जो मगर और घड़ियाल के संरक्षण हेतु शुरू की गई है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र 2 हैं, एक कुकरायल वन है जो लखनऊ में है तथा कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो बहराइच में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट देखें तो 1992 में भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसमें यूपी राज्य भी शामिल था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले हम कई वीडियो अलग अलग सब्जेक्टों पर अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। धन्यवाद।